नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से कण्व नगरी लाइव में आप सभी लोगों का स्वागत है। और दोस्तों, कोटद्वार के विषय पर लगातार बात करने की मेरी कोशिश रहती है। कोटद्वार की समस्याओं पर हम बात करते हैं और आज कोटद्वार के कुछ विषयों को लेकर हम बात करेंगे। कोटद्वार में भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही युवा जिलाध्यक्ष वीरेंद्र रावत जी से आइए उनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय थापा जी। सबसे पहले तो मैं बधाई आपको दूंगा कि जिस तरीके से आप लगातार जन सरोकारों के मुद्दों को लेकर के और जनता के बीच में रहते हैं, जन समस्याओं को लेकर के जनता के बीच में रहते हैं, मैं शुभकामनाएं देता हूं। आपके चैनल को शुभकामनाएं देना चाहता हूं। अपने ज़िले के तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, जन जितने भी जनता है, प्रदेश के लोग हैं, आने वाले समय में होली का त्यौहार अब आने वाला है और महिला दिवस के भी हम लोग कार्यक्रम जैसे लगातार कर रहे हैं, तो मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं आप सभी लोगों को। तो वीरेंद्र रावत जी से हम बात करेंगे कोटद्वार पे। सर, लगातार कोटद्वार पे ही मेरा फोकस रहता है। कोटद्वार में बहुत सारी समस्याएं, आप युवा जिलाध्यक्ष हैं और आपसे बहुत सारी उम्मीदें कोटद्वार वासियों को, क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं थी तभी से मैं आपको देखता था कि आप युवा होते हुए किस प्रकार से मुद्दों पर काम करते थे, किस प्रकार से जन समस्याओं को उठाते थे। उस समय से मैं आपको देखता हूँ और कहीं ना कहीं कोटद्वार वासी आपको आने वाले समय में एक अच्छे नेता के रूप में भी देखना चाहते हैं। तो सर, अगर बात करें कोटद्वार की, सबसे पहली अगर मैं बात करूं, जैसे कि हम कहते हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी तीन जो समस्याएं हमारी। और अगर स्वास्थ्य की बात करूं, कोटद्वार में बेस्ट हॉस्पिटल ज़रूर है सर, लेकिन उस प्रकार की सुविधाएं वहां पर नहीं है। तो आप एक जिलाध्यक्ष हैं और किस प्रकार से इन मुद्दों को आप आगे तक ले जाएंगे, इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए थापा जी, मैं आपकी जानकारी में बताना चाहता हूं। जब से मैं तो अभी जिलाध्यक्ष बना हूं, लेकिन सरकार हमारी पहले भी थी, अभी भी है। लगातार पिछले 5 साल भी जो हमारी सरकार थी, कोटद्वार में किस प्रकार से डॉक्टरों की जो कमी वो पूरी हो, व्यवस्थाएं वहाँ पे ठीक से हों। बीच में कुछ इस व्यवस्थाएं इसलिए चरमरा गई, एक तो देखिए कोरोना वाला विषय जब आया लेकिन प्रयास किया सरकार ने कि नर्सेज को लाया जाए वहाँ पे, नर्सों के, तो वहाँ पे नर्स लाई गई, है ना। और उसके बाद थोड़ा सा बीच में क्या दिक्कतें आई कि कुछ नर्सें हटी थी जो कोरोना काल में लगाई गई थी, तो थोड़ा स्थिति चरमरा रही थी। लेकिन अभी वर्तमान की जो स्थिति है, माननीय विधायिका जी का जो प्रयास है, रितु खंडूड़ी जी का, और साथ में स्वास्थ्य मंत्री जी जब यहाँ पर आए थे तब तो कुछ समस्याएं सामने आई थी। उसके बाद निरंतर उस पर काम हो रहा है। और जहाँ तक ठीक है, आप चैनल के माध्यम से जन सरोकार के मुद्दों को आपको उठाने का एक फ़र्ज भी बनता है, लेकिन जो व्यवस्थाएं धीरे धीरे सुदृढ़ हो रही हैं और मैं विश्वास दिलाता हूँ आने वाले इस 1 साल के अंदर आप देखिएगा जो भी कमी इस हॉस्पिटल के अंदर है वो पूरी होने वाली है। सर, एक चीज़ जो हॉस्पिटल के बारे में बहुत से लोग मुझे कहते हैं, मैं चाहता हूं कि आपके संज्ञान में भी डालूं, विधायक साहिबा के भी डालूं और आप ये बात आगे तक, वहां पर ये कहा जा रहा है कि जो एम्बुलेंस है वहां पर 28 रुपये पर किलोमीटर लेती है और आम आदमी इतना अफोर्ड नहीं कर पाता। तो मैं चाहता हूं कि आप इस मुद्दे को ज़रूर इस पर काम करें सर। नहीं, देखिए बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप कि थोड़ा महंगा बैठता है, लेकिन सरकार ने एक नियम तय किए हुए हैं कुछ चीज़ों के लिए। जैसे माना एम्बुलेंस वाला विषय है, तो हो सकता है कि कोटद्वार में वो थोड़ा महंगा लग रहा होगा, लेकिन जैसे पहाड़ी क्षेत्र हैं और जगह हैं, तो उनको मापदंडों को लेकर के ही रेट तय कर रखे हैं। लेकिन हाँ, हमें लगता है कि ये बहुत ज़्यादा अगर हो रहा है, मुझे भी ऐसा महसूस होता है, तो मैं निश्चित रूप से इस बात को लेकर के बात करेंगे हम लोग कि थोड़ा सा उसमें कम किए जाए रेट। सर, बात करें कोटद्वार की, गढ़वाल का प्रवेश द्वार कोटद्वार है और पहाड़ी जो क्षेत्र के जो लोग हैं बड़ी उम्मीदें कोटद्वार से रखते हैं। ट्रेनें आप देख रही हैं कि पहले बहुत सारी ट्रेनें थी, अभी आपने एक सिद्धबली जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन लगा दी है, लेकिन 2-3 ट्रेनें रद्द हो गई हैं। तो इस पर सर कैसे काम करेंगे? देखिए भाई साहब, कई बार एक ही पहलू को देख कर के समस्याएं सामने दिखती हैं। तो जहाँ तक रेल की बात है, ट्रेन वाला विषय है, यहाँ के बहुत लोग प्रभावित होते हैं, ये निश्चित से सही बात है। लेकिन जब हम लोगों ने रेलवे डिपार्टमेंट से भी बात की, जैसे हम मुरादाबाद जो मेन हेड ऑफिस है, तो एक समस्या बहुत ज़्यादा आती है। एक तो यहाँ पे ट्रेन में बैठने वाले लोग बहुत कम हैं और ट्रेन का एक सिस्टम है कि भाई इतने लोग तो कम से कम चलें इसमें। तो एक समस्या तो ये आती है जो बार बार हम लोग उनसे बातचीत जब कर रहे हैं, तो केंद्र सरकार, हम लोगों ने तो बातें बहुत ऊपर तक भी पहुंचाई है और प्रयास है कि वो हो जाएगा। लेकिन टेक्निकली दिक्कत उसमें ये ज़रूर आती है कि माना ट्रेन यहाँ पर पहुंच रही है कोटद्वार में और 10-20 सवारी भी उस ट्रेन में रहती नहीं है। तो एक मूलभूत जो कारण है इसका,
बाकी थोड़ा टाइमिंग की दिक्कत हो रही है कि जो ट्रेन जा रही है उसका टाइमिंग जो यहाँ के लोगों के लिए सुविधाजनक नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। और मैं भी व्यक्तिगत इस मामले को लेके, क्योंकि व्यापारी वर्गों का भी रोज का काम ट्रेन के द्वारा होता है, तो वो लोग भी हमारे पास आए थे, तो मैंने उन्हें भी आश्वासन दिया हुआ है माननीय विधायक जी के माध्यम से, माननीय सांसद जी के माध्यम से। अभी कुछ ही दिन पहले जब सांसद जी यहाँ पे आए थे तो हमने ये विषय उनके संज्ञान में डाला हुआ था, और मुश्किल से महीने 2 महीने के अंदर जो चीज़ आप चाह रहे हो, जो ट्रेन का टाइमिंग चाह रहे हो, और और ट्रेन को आप लगे, तो वो होने वाली है, ये मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ। सर आपका क्षेत्र है, आप निवास करते हैं लालढांग चिल्लरखाल मार्ग की अगर बात की जाए, बहुत ही महत्वपूर्ण मार्ग है। आप यहाँ से जब जाते होंगे कोटद्वार से देहरादून के लिए, तो बहुत सारे गड्ढे हैं और आगे वो पुल आप देख ही रहे किस प्रकार की स्थिति है। लालढांग चिल्लरखाल सर अगर मार्ग बनता है, एक महत्वाकांक्षी योजना है, अगर ये चीज़ें होती है तो इससे एक विकास की मैं समझता हूँ कि एक बयार बह जाएगी पूरे क्षेत्र में, क्योंकि कई लोगों को रोज़गार मिलेगा, कोई दुकानें लगाएंगे कुछ, और वो पूरा हमारा समय भी कम होगा। अब जैसे हरिद्वार लोग जाते हैं, देहरादून जाते हैं, तो इस पर सर क्यों नहीं काम हो रहा है और इस पर आप कैसे काम करेंगे? मुझे धन्यवाद देना चाहता हूँ आदरणीय थापा जी, क्योंकि आपके चैनल के माध्यम से हम अपनी बात जनता के सामने रख सकते हैं। कई बार क्या होता है कि वन वे चीज़ होती है, हम लोग काम कितना कर रहे हैं ये बात वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं इतना ज़रूर आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले 5 साल में भी पूरी विश्वास के साथ मैं ये कह सकता हूँ कि जितना काम उस 5 साल में उस चिल्लर खाल वाली रोड के लिए किया गया, शायद ही हो। पूरी मेहनत के साथ नेता उसमें लगे, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी लगे, तत्कालीन जो विधायक थे यहाँ के वो लगे, और संभावित जो प्रयास हो सकता था वहाँ पे एक रोड जितनी भी हो सकती थी वो संभव हुई। लेकिन लाल ढंग चिल्लर खाल जो मार्ग है, आप सबको पता है भाई साहब कि आज की डेट पे जो वन कानून है वो कितने दिक्कतें कर रहे हैं। उन वन कानूनों को लेकर के कई बार हम लोग बड़े लेवल पे भी गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं टेक्निकल दिक्कतें, एक केवल वन कानून नहीं फंस रहा है। कई बार क्या हो रहा है कि इस कोटद्वार के या तो दुर्भाग्य समझिए, ये क्या ऐसा समझिए कि जैसे ही कोई काम शुरू होता है कोई ना कोई रिट दायर कर देता है कोर्ट में जाकर के। और क्या है कि जैसे ही अगर कोर्ट में मामला जाता, वो इस वाले मामले में एक तो एनजीटी वाला मामला, जैसा आप सबको संज्ञान में है कि भैया वन भूमि है, एनजीटी बीच बीच में हर समय जैसे ही कुछ काम शुरू होने को होता है एनजीटी का एक वो शुरू हो जाता है। लेकिन उस सब के बावजूद माननीय विधायिका जी रितु खंडूड़ी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, इस चिल्लर खाल रोड को मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि इस 5 साल के बीच में इसका एक रास्ता निकलने वाला है। जिस लेवल पे वार्ता हो रही है, अब वार्ता निचले लेवल पे नहीं हो रही, वार्ता बहुत बड़े लेवल से हो रही है, और उस बड़े लेवल पे इसका कुछ ना कुछ निराकरण निकलने वाला है। ये 5 साल में ये चिल्लर खाल रोड हम बना के आपको भी दिखाएंगे, इस जनता को भी देंगे, और ये सौगात, बहुत बड़ी सौगात कोटद्वार की जनता को मिलने वाली है। सर आपसे मैं ये सारे सवाल इसलिए भी पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं देखता हूँ आप में एक भविष्य देखता हूँ आने वाले समय के एक नेता का, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपसे मैं बहुत ही बेबाकी से और खुलकर बात करूँ। और मुझे अच्छा लग रहा है कि आप भी सारे सवालों का बहुत अच्छे से जवाब दे रहे हैं, और ऐसे बहुत कम नेता होते हैं। मैं कई लोगों से, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से बात करता हूँ, वो जवाब देने में हिचकिचाते हैं, और फिर ऐसा हो जाता है कि पत्रकार, लोग ये सोचते हैं कि यार ये कांग्रेस का पत्रकार है। जब लोग जवाब ही नहीं देते तो हम भी सवाल किससे पूछें। और आप बहुत अच्छे से जवाब दे रहे हैं, और ज़रूर जितने भी लोग हमें सुन रहे होंगे या देख रहे होंगे तो वो संतुष्ट हो रहे होंगे। और हम भी यही चाहते हैं, आप भी कोटद्वार के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं, हम भी कोटद्वार के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। सर कोटद्वार की बात करें, 1.5 लाख से ज़्यादा की आबादी कोटद्वार की है। यातायात व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई है, आप जानते हैं। अगर मोटर नगर का बस अड्डा बन जाता है तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि पूरी तरह से यातायात व्यवस्था सुधर जाएगी, लेकिन 25% कम से कम सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो इस पे कैसे काम सर? हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप ऋषभ, आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि यातायात वाली जो व्यवस्था है, तो देखिए थापा जी, मैं आपसे पहले भी एक बात कह चुका हूँ बार बार कि दुर्भाग्य कोटद्वार का है, और ये ऐसा क्यों हो रहा है पता नहीं, इसका क्या कारण है। माना एक आप गड्ढे की बात कर रहे हैं, उस गड्ढे को लेकर के एक भ्रांति है, एक आम जनमानस को ऐसा लगता है कि भाई ये जो सरकार में चुने गए प्रतिनिधि हैं ये इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं, या सरकारें कुछ नहीं कर रहे हैं। आप एक बात बताइए कि जब पीपीपी मोड़ पे वो दिया गया था, उस बस अड्डे ने बनना था, सारी तैयारियां हो गई थी, जिन ठेकेदारों को वो काम दिया गया था उन लोगों ने हाथ खड़े कर दिए। उसके बाद वो दूसरी पार्टी में गया, दूसरा ग्रुप में गया, उन्होंने भी उसमें ये दिखा दिया कि इसमें पैसा बहुत ज़्यादा लगना, और ये चीज़ें करके धीरे धीरे वो मामला कोर्ट में चले गया। अब आप भी और हम भी समझ सकते हैं कि मामला कोर्ट में जा रहा है। बहुत व्यक्तिगत प्रयास कर लिए माननीय विधायक जी, मेरे सामने की बात है
कि बुला करके बाकायदा उन लोगों को बुलाया गया जो दूसरा पक्ष है, और दो पक्षों का आपस में ये झगड़ा हो रखा है कि भाई ये इसमें इसका पैसा बहुत ज़्यादा लग रहा है, एक कह रहा है कि इसने पैसा खा दिया, तो कोर्ट में मामला हो रखा है। अब जब मामला कोर्ट में है, कल थोड़ा सा भी अगर प्रयास किया जा रहा है, कहीं पे भी थोड़ा सा प्रयास किया जा रहा है, तो वहाँ पे तब तक कोर्ट वाला विषय आ जा रहा है। तो एक ये दिक्कत हो रही है, लेकिन इसके बावजूद भी हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम उसको इसी भरोसे पे छोड़ देंगे। हम उसका समाधान निकालने का प्रयास ये कर रहे हैं कि उस पक्ष से, जो पक्ष कोर्ट में जा करके दूसरी तरीके से पक्ष रख रहा है कि भाई ये नहीं होना चाहिए, उससे बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं। बस एक आध बार की शायद मीटिंग उसमें हो भी चुकी है, और एक दो बार में अगर मीटिंग सॉर्ट आउट हो जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास भी है। और जिस दिन वो काम हो गया तो निश्चित रूप से जो ट्रैफिक वाला विषय है, बहुत सारी ऐसी दिक्कतें जो आ रही हैं, तो वो उसका समाधान हो जाएगा, ये तय है। सर एक आखिरी सवाल मेरा ये है, पौड़ी जो पूरा क्षेत्र है ये सबसे ज़्यादा पलायन यहीं से हो रहा है। अभी आपने देखा होगा सिगड्डी ग्रोथ सेंटर है, युवाओं को कुछ रोज़गार वहाँ पर मिल रहा है, लेकिन वहाँ पर युवाओं की शिकायतें ये आती हैं कि वहाँ पर सैलरी उनको उस हिसाब से नहीं मिल रही है। जो 9,500 का जो उत्तराखंड सरकार बोल रही है, वहाँ पर 7,000 रुपये में रखते हैं, उसके बाद 5,500-6,000 रुपये उनको दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो शोषण युवाओं का हो रहा है। तो अब अगर कुछ लोगों को रोज़गार वहाँ पर मिल रहा है को तो कम से कम शोषण ना हो वहाँ पर, क्योंकि बहुत सारे युवा मुझसे बोलते हैं लेकिन वो आगे आने में कतराते हैं। वो कहते हैं कि थापा जी अगर हम आगे बोलेंगे तो जो हमें 5,000 या 6,000 मिल रहे हैं हम उससे भी हाथ धो बैठेंगे, रोज़गार तो है नहीं। इस पर मैं चाहता हूँ सर ज़रूर आप काम करें। थप्पा जी भाई साहब, इस मामले में तो देखिए आज हमारी सरकार भी है, सब कुछ है, हम लोग लगे हुए हैं, प्रयास भी कर रहे हैं। एक समय ऐसा हुआ करता था कि ग्रोथ सेंटरों में जो इनका पीएफ का पैसा था वो नहीं मिलता था, आपकी जानकारी में होगा। कोई मेडिकल सुविधा का इसका पैसा कुछ काटा जाता था, वो भी इनको नहीं मिलता था। मैं युवा मोर्चा का जिलाध्यक्ष होने के नाते लगातार संघर्ष किया, सिडकुल का घेराव किया, और जब हम लोग युवा मोर्चा में थे तो तब हमने सिडकुल का घेराव आपके हल्द्वानी और उस साइड में भी किया था, बहुत बड़ी रैली निकाली थी। मुद्दा केवल तब भी एक ही था कि भाई यहाँ के लोकल युवाओं को रोजगार दिया जाए, एक विषय ये था। दूसरा, इनके अधिकारों का हनन न हो। तो जब हम लोगों ने आंदोलन किया, जब हम लोगों ने संघर्ष किया और वहाँ के जो मालिक थे उन लोगों के साथ बैठना हुआ, तो एक तो जो पीएफ वाला विषय था इनका वो अब सबको मिल रहा है, जहाँ तक मेरी जानकारी में, अभी फिर भी हम लोग गए थे। दूसरा, मेडिकल की जो सुविधाएं वो मिल रही है। जहाँ तक रही सैलरी की बात, तो देखिए जब भी हम लोग उनसे बातचीत करते हैं तो उनका एक सरकार का एक नॉर्म्स है कि भाई जो मजदूर है या कर्मचारी, उसकी सैलरी कितनी होनी चाहिए। अब उस नियम को एक तो वो फुलफिल कर रहे हैं, जो जानकारी में जो हम लोग बातचीत करते हैं। हाँ, कुछ फैक्ट्रियाँ, कुछ कंपनियाँ ऐसी हैं जिनकी दादागिरी बहुत चल रही है। वहाँ पे क्या करते हैं वो लोग कि 2-3 महीने के लिए रखते हैं, फिर उसके बाद हटा देते हैं, 2-3 महीने के लिए रखते हैं, फिर हटा देते हैं। तो ये बात संज्ञान में है। आज माननीय डीएम यहाँ पे, पौड़ी डीएम भी यहाँ पर आज आए हुए थे, तो यही विषय को लेकर के उनसे भी वार्ता हुई है कि भाई जो सिडकुल में थोड़ा सा सैलरी की समस्या है, बार बार धमका के उनको हटाना, फिर ये करना, तो ये कुछ छोटी मोटी जो समस्याएं हैं। भैया युवा है, बेचारे बेरोजगार लोग हैं, कहाँ जाएंगे? कोटद्वार से बाहर जाएंगे तो फिर उतना उनका बसता नहीं है। तो उन युवाओं के साथ मेरी भावना, व्यक्तिगत युवा होने के नाते, और अगर कोई ऐसी बातें, तो मैं व्यक्तिगत जा करके, मैं जिलाध्यक्ष होने के नाते एक बार जरूर वहाँ पे जाऊँगा। फैक्ट्री के जितने भी कंपनी के मालिक, एक बार उनसे वार्ता जरूर करेंगे हम लोग, और प्रयास करेंगे कि थोड़ा एक सैलरी का ठीक सा सिस्टम बैठे, जिससे कि बेचारे को उसका घर परिवार भी चल सके, और जो उनके छोटे मोटे आय के और भी जो साधन उसमें दिए जाते हैं वो भी चीज़ें हो जाए, ऐसा मेरा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और दोस्तों, ये थे भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही युवा जिलाध्यक्ष वीरेंद्र रावत। और वीरेंद्र रावत जी को मैं बहुत सालों से जानता हूं, और जिस प्रकार से आप लगातार, जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं थी तो विपक्ष को घेरते थे और बहुत सारे मुद्दों पर खुलकर बात करते थे, और खुलकर आगे भी आते थे, युवाओं के लिए काम करते हैं। और बहुत सारे सवाल आज हमने भी उनसे पूछे, और बड़ी बेबाकी से और बड़ी स्पष्टता से उन्होंने उन सभी सवालों का जवाब दिया। और ऐसे ही युवा नेताओं की खासकर हमारे कोटद्वार को आवश्यकता है। आप जानते हैं कि किस प्रकार से है। तो एक बार पुनः सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, साथ ही साथ 8 मार्च महिला दिवस की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। वीडियो पसंद आएगा दोस्तों, वीडियो को पे लाइक, शेयर और कमेंट करना है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।